आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका? कैटायन और एनायन का। चलिए ध्यान दीजिएगा। तभी क्या है कि सबसे पहले हम लोग किसका देखेंगे? एनायन का। अब एनायन को डिफाइन करने का जरूरत नहीं है। ऐसा आयन जिसपे क्या है? नेगेटिव चार्ज। जिसपे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और जिसपे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैटायन। अब ये तो हम लोग बहुत बेसिक, हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। चलिए तो मान लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन है और हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है ऑक्सीजन -2 का। तो जब भी जिसका भी आयन जिस भी आयन का लिखना हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सबसे पहले उसके न्यूट्रल का लिखेंगे। तो न्यूट्रल अगर ऑक्सीजन का लिखना होता है तो कितना लिखते हैं? सबसे पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा? 2 और 2 आपका इसमें मैक्सिमम कितना आता है? 6, लेकिन हमको बचा कितना है? 4 ही बचा है, तो यहाँ पे 4। समझ में आया? चलिए तब क्या है कि अब हमको लिखना है कितना? -2 का। इस -2 का मतलब क्या हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन और क्या किया? गेन किया। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये 1s2 2s2 और 2p, पहले से 8 इलेक्ट्रॉन 2 गेन कर दिया। टोटल कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। लिखेंगे नहीं यहाँ पे 10, क्योंकि ये तो एटॉमिक नंबर है ना, लिखेंगे 8 ही, लेकिन हम लोग समझेंगे क्या कि इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब तब 10 इलेक्ट्रॉन का तो 2 और 2 4, इसमें कितना? 6 बचा है। ऑलरेडी इसमें 6 आता है, तो ये हो गया आपका एनायन का। इसी तरह से और अगर हम लोग बात करें तो देखिए एनायन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इसके इनर्ट गैस के बराबर आएगा। इनर्ट गैस के क्या हो जाएगा? बराबर। तो नियॉन के बराबर ही है ना। समझ में आ रहा है? तब आगे बढ़िए। अगर हम लोग बात करें किसकी बात करें? नाइट्रोजन की बात करें। नाइट्रोजन पे कितना आता है? नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन पे -3। कितना है? -3। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे? नाइट्रोजन का बनाइए। तो 7 होता है 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा? 3। 2p कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तब है कि नाइट्रोजन तो 7 इलेक्ट्रॉन पहले से है, 3 इलेक्ट्रॉन और क्या किया? गेन किया। टोटल कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा? 6 हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए कुछ और आयंस हैं उनका हम लोग कर लेते हैं। जैसे अगर सल्फर की बात करें -2, तो सल्फर का कितना होता है? 18। तो 1s2 2s2 2p 16 होता है। 2p 6 3s 2 3p कितना होगा? 2 2 4 6 10 और 2 12 जब हो गया तो यहाँ क्या बचेगा? 4 ही ना बचेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 16। तब हमको लिखना किसका है? ये लिखे हम लोग सल्फर का, लेकिन हमको लिखना किसका है? S-2 का। तब कितना हो जाएगा? तो 16 तो पहले से है और 2 इलेक्ट्रॉन लिया, कितना हो गया? 18। 18 इलेक्ट्रॉन मतलब आर्गन के बराबर। तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p ये क्या हो जाएगा? 6। ये किसके बराबर हो जाएगा? आर्गन के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो तो ये तो एनायन में तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। क्यों? इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ऐड कर दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन जब भी ऐड होगा कहाँ होगा? आउटर मोस्ट सेल में होगा। क्यों? क्योंकि उसके पहले जितने भी सेल हैं आपका, सब सेल है, उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फुलफिल है, भरा हुआ है, इसमें अब जगह नहीं बचा है। समझ में आया? चलिए तब हम लोग करते हैं कैटायन का। कैटायन की बात करते हैं तो सोडियम प्लस का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना हो तो सबसे पहले हम लोग किसका लिखेंगे? सोडियम का। तो सोडियम का होता है 11, 1s2 2s2 2p6 और 3s कितना होता है? 1। अब प्लस का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब सोडियम प्लस का लिखना है तो 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा? 6 और 3s 0। आउटर मोस्ट में जो है इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या कर दीजिए? निकाल दीजिए। क्या कर दीजिए? निकाल दीजिए। कैल्शियम +2 का लिखना है तो सबसे पहले हम लोग किसका लिखेंगे? कैल्शियम का। कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s कितना हो जाएगा? 2। 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 और 2 20। इसका कितना होता है कैल्शियम का? 20। तब हमको लिखना है Ca+2 का। तब क्या हो जाएगा? तो आउटर मोस्ट यही है, सबसे लास्ट में तो यही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? निकाल देंगे।
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s क्या हो जाएगा 0। तो आप लिख भी सकते हैं, इसको नहीं भी लिख सकते हैं, मतलब लास्ट वाले टर्म को आप यहाँ पे नहीं भी लिखिएगा तो भी काम चलेगा। ये हुआ आपका कैटायन। अगर सर तो नॉर्मल है, ये तो बहुत आसान है, थोड़ा समझिएगा। आयरन +2 और आयरन +3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमको लिखना है। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे, आयरन का लिखिए। आयरन का जब आप लिखिएगा तो कितना लिखिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। हम लोग तो यही पढ़े हैं ना। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब +2 का लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि लास्ट ऑर्बिट मतलब बच्चा लोग समझता है जो लास्ट में लिखे हैं, क्या किए हैं, लास्ट में लिखे हैं। भाई यहाँ लास्ट में अगर आप ऐसे कर दिए ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत। समझिएगा इसी चीज़ को। यहाँ पे मतलब अगर 2 का लिखना हो तो सही कैसे होगा, सही होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। भाई ये लास्ट में लिखे हैं एनर्जी बेसिस पे, लेकिन ये लास्ट ऑर्बिट नहीं है। लास्ट कौन है, ये 4s। अच्छा ये बताइए 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 आता है ना, तो 4 आपका पहला सेल पहले, दूसरा सेल, तीसरा सेल, तब ना चौथा सेल आएगा। तो चौथा सेल कौन है, ये वाला है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 4s0 और 3d6। समझ में आया। तब है इसी समय के लिए हम आपको बता रहे थे कि आप इस तरह को भी इस तरह लिखिएगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। 1s2 2s2। अगर आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप ऐसे लिखें 2p6 3s2 3p6 3d पहले लिख दीजिए 4s2 और तब यहाँ पे 6 डालिए, ठीक है। अब जब ऐसा लिखिएगा तब आसान है, तब जो बाहर वाला है उसको निकाल दीजिए। मतलब Fe+2 का करना हो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और यहाँ पे 4s0। अब 4s0 का आप नहीं लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यहाँ बीच में लिखे हैं तो आप इस तरह से दिखाना पड़ेगा, बाद में फिर आप इसको हटा के आप कर सकते हैं। समझ में आया, ये सही है। ये ध्यान, तो ये जो है ये किस बेसिस पे है, ये सेल के बेसिस पे। किस बेसिस पे है, सेल, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप ऐसे कैटायन के केस में खास करके याद रखिएगा, वो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, कि सबसे पहले निकला कहाँ, 4s से। चलिए ये बताइए सबसे पहले जहाँ जाएगा वही ना। मान लेते हैं आप लोग दो दोस्त गए मूवी देखने, दो दोस्त मूवी देखने गए, सेम मूवी लेकिन अलग अलग कॉम्प्लेक्स में, अलग अलग कॉम्प्लेक्स में। तो जिसका फिल्म जो है ना पहले इनका 9 बजे स्टार्ट हुआ है और इसका 10 बजे स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले ख़त्म किसका होगा, जिसका 9 बजे स्टार्ट हुआ है। मतलब अगर ऐसे ही लिख रहे हैं, आपको आदत बन गया इसी तरह से लिखने का, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डाले किस में है, इसमें डाले है ना, बाद में इसमें आया ना, तो जिसमें पहले गया है उसमें जल्दी जाएगा ना। तो ये समझिएगा कि पहले इसमें आया था, इसमें तो आप कहिएगा सर तो पहले तो इसमें आया है, अरे तो इतना दूर नहीं पहुँचना है। आउटर मोस्ट की बात कर रहे हैं, लास्ट की बात कर रहे हैं कि इसमें से नहीं निकाल के किस में निकालना है, पहले इसमें से निकालना है। समझ में आया, कोई दिक्कत। और नहीं तो अगर ये आप समझ गए इस तरह से कि ये 4th सेल है, ये 3rd सेल है, 4th सेल से पहले निकलेगा, निकल जाएगा, ठीक है। तब आयरन +3 की बात करते हैं। तब अगर आयरन +3 की बात करें, अब तो आसान हो गया ना, अब तो बना ही दीजिएगा ना, 2p6 3s2 3p क्या है 6। अब 4s से चला गया दोनों इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन जाना है, तब कहाँ से जाएगा 3d5। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, 3d से जाएगा। समझ में आया। चलिए एक दो और देखते हैं कैटायन। कॉपर +1 और कॉपर +2 की अगर बात करें तो सबसे पहले कॉपर का देख लीजिए। तो कॉपर का कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। एक्सेप्शन वाला केस था 4s1 और 3d क्या है 10। हाँ हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन हटाना है तो सबसे पहले कहाँ से हटेगा, 4s से हटेगा। मतलब Cu+ का अगर लिखना हो तो 1s2
2s2 2। देखिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, एक एक करके लिख रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म में लिख रहे हैं, तो आप भी ट्राई करिए। स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लॉन्ग फॉर्म में लिखने का, बाद में आप शॉर्ट फॉर्म यूज कीजिए, आसान होगा। नहीं तो अभी से शुरू कर दिए, सब गड़बड़, खत्म। कितना हो जाएगा 4s0 और 3d कितना हो जाएगा 10। जब इसकी बात करें, इसकी अगर बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब क्या है 4s तो 0 है ही, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तब क्या है 3d9, 3d9। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अब डी से जाएगा। तो आप बोलेंगे सर अभी तो आप बोले थे, लास्ट वीडियो में आप बोले थे कि एलिमेंट का जो है ना, एलिमेंट का आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कभी भी 3d9 नहीं होगा। हम वहाँ पे किसी भी एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे थे, न्यूट्रल एलिमेंट्स की बात कर रहे थे। लेकिन ये न्यूट्रल है क्या? नहीं, ये तो आयन है ना। और कौन सा आयन है? कैटायन है। तो कैटायन आयन की बात नहीं कर रहे थे। न्यूट्रल अगर एलिमेंट है तो उसका 3d9 नहीं होगा। कैटायन आयन का तो हो ही सकता है ना, ठीक है। तब है कि सर इसको लिखना जरूरी है क्या? कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे लिख दीजिए 2p6 3s2 3p6 और 3d10, कोई ज़रूरी नहीं है। समझ में आया? तो इस तरह से कैटायन और एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको लिखने आ गया। अब जब लिखने आ गया तो यहाँ पे आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन भी जानना आ ही गया होगा कि अगर यहाँ पे बात करें तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ की बात करें डी सब सेल का, इसका, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे कितना हो गया? कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये चीज़ हम लोग करेंगे, सॉलिड स्टेट में भी पढ़ेंगे, हम लोग डी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे, हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी पढ़ेंगे। बहुत जगह पढ़ना है इस प्रॉपर्टी को, इसलिए हम खाली बस यहाँ पे लिख रहे हैं। पढ़ेंगे तो आगे थोड़ा ध्यान रखिएगा, या जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है नोड। क्या है? नोड। नोड कहते किसको हैं? तो प्लेस वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या हो जाएगा? 0। मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है? 0 है। क्या है? आपका 0 है। तब ध्यान दीजिएगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए। बीच बीच में हमारा चेहरा भी नज़र आ ही जाता है, ठीक है, और उस पर ध्यान नहीं देना है, कुछ खास तो है नहीं। ठीक है, तो आप हम लोग अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे। हाँ, सब्जेक्ट पे क्या ध्यान देंगे कि प्रोबेबिलिटी नोड किसको कहते हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा? 0 है। क्या है? 0 है। तब समझेंगे कैसे? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मतलब आपका S है, अगर 1s है, ये आपका क्या है? एक्सेल है, और यहाँ पे ये क्या है आपका? 1s। अगर 2s की बात करें, ये जो बीच में खाली जगह मिल रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। अगर 3s की बात करें, कितना है? ये भी है और ये भी है, ये भी नोड है और ये भी क्या है? नोड है। मतलब यहाँ से हमको लगा कि अगर 1s है तो एक भी नोड नहीं है, मतलब नोड कितना है आपका? 0। अगर 2s है तो 1, अगर 3s है तो कितना हो गया? 2। मतलब अगर हम लोग बात करें नोड की तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या? n-1। और n क्या है? तो नंबर ऑफ क्या है आपका? सेल। मतलब जितना सेल होगा उसमें से आप 1 माइनस कर दीजिएगा तो टोटल नोड का संख्या आपको पता चल जाएगा, टोटल नोड का। अब एक नोड होता कितना टाइप का है? तो 2 टाइप का। 2 टाइप का आपका नोड होता है, रेडियल नोड और क्या है? एंगुलर नोड। रेडियल नोड और एंगुलर नोड। अब ध्यान दीजिएगा, एंगुलर नोड का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है? एंगुलर नोड का जो वैल्यू होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होता है।
रेडियल नोड का जो वैल्यू होता है वो n माइनस एल माइनस वन के बराबर होता है। समझ में आया? n माइनस एल माइनस वन। और अगर टोटल नोड की बात करें, टोटल नोड की बात करें तो रेडियल नोड प्लस एंगुलर क्या हो जाएगा? नोड। तो रेडियल नोड है आपका n माइनस एल माइनस वन, एंगुलर नोड है, इसको प्लस कर दीजिए तो ये l से l कट गया तो यही n माइनस वन जो अभी हम लोग देखे ना। तो टोटल नोड जो है वो n माइनस वन है। अगर रेडियल नोड की बात करें तो n माइनस एल माइनस वन। और मतलब अगर आपका एग्जाम्पल दे दें कि आपको पूछे कि 4s में कितने नोड्स हैं, कितने नोड्स हैं, तो टोटल अगर नोड की बात करें तो n माइनस वन मतलब 4 माइनस वन हो जाएगा कितना? 3। लेकिन इसमें अगर हम लोग रेडियल नोड की बात करें तो कितना हो जाएगा? n 4 माइनस l। अब l क्या है? s है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब माइनस वन कितना हो जाएगा? 3। अगर हम लोग एंगुलर नोड की बात करें तो एंगुलर क्या है? s, तो क्या हो जाएगा? l का वैल्यू कितना? 0। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 3। टोटल नोड के बराबर है। समझ में आया? कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर 3D की बात करें, इसमें अगर हम लोग बात करें तो टोटल जो नोड होगा वो कितना हो जाएगा? तो 3 माइनस वन मतलब 2। लेकिन अगर रेडियल की बात करें तो n माइनस एल माइनस वन मतलब 3 माइनस डी का कितना वैल्यू होता है? 2 और माइनस वन मतलब 0 हो गया। और अगर एंगुलर की बात करें तो कितना हो जाएगा? l, और l का वैल्यू कितना है? डी के लिए कितना है? 2। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 2। ये देखिए टोटल नोड। तो यहाँ से आपको टोटल नोड भी निकालने आ गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जहाँ से पूछा जाता था, क्वेश्चन आपको मिलता है और नोड कहते किसको है? तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जहाँ पे क्या होता है? 0 होता है। जहाँ पे क्या होता है? 0 होता है। तब है इसमें टॉपिक आपका जो बचा है वो SPD सब सेल जो है आपका, उसका शेप कैसा होता है। यहाँ हम बता दे रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप समझने के लिए थियोटिकल है, आप समझ सकते हैं। S का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। और P का जो शेप होता है वो डम्बल होता है, D का डबल डम्बल, F का जो शेप होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, समझिएगा। चलिए थोड़ा सा इस पर भी हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं कि अगर S सब सेल स्फेरिकल, S की बात करते हैं कि S सब सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वो स्फेरिकल है। अच्छा ये बताइए, स्फेरिकल है मतलब वो स्फेयर है, सर्कल का अंदर में कितना है? 4 सर्कल मिलके एक क्या बनता है? स्फेयर का फॉर्मेशन करता है। 4 सर्कल। आप अगर बीटेक में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में आपको ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग करना होगा, वहाँ पे आपको बनाना होगा क्या? स्फेयर। तो आप ड्राइंग करेंगे, 4 सर्कल को ड्रॉ करके क्या बनाते हैं? एक स्फेयर बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए वो तो आज की चीज़ें, पहले तो हम लोग वहाँ पहुँच तो जाएँ। तभी क्या है कि आपका ये एस सब सेल जो है हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्फेरिकल है। स्फेरिकल है मतलब एक सर्कल के सेंटर पे आप हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस यहाँ 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 हर जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि हर जगह तो रेडियस ही कहलाता है ना। एक सर्कल है, उसके सेंटर से ये सब क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। और सब पेरीमीटर का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो मतलब एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस पे रहता है और इसमें हर जगह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना वो क्या होता है? इक्वल होता है, यूनिफॉर्म होता है। लेकिन P और D में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके शेप की वजह से। तो इस पोर्शन को आप खुद से एक बार ट्राई करें, फिर भी अगर पढ़ने के बाद हमें विश्वास है कि समझ में आ जाएगा। सिंपल है, नहीं समझ में आएगा आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, हम इसके शेप के लिए भी अलग से फिर वीडियो बना देंगे। लेकिन उतना कुछ खास ज़रूरत नहीं है, थियोटिकल है, 2-2 लाइन खाली पढ़ लेना है। क्वेश्चन थियोटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, मेंस वगैरह में बहुत कम ही पूछा गया है। पहले पूछा जाता था, अब तो कोई चांस ही नहीं बनता है पूछने का। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। नीट के बच्चे ऑलरेडी थ्योरी को पढ़ने में थोड़ा माहिर होते हैं, तो 2-3 लाइन तो पढ़ ही सकते हैं। फिर भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कर दीजिएगा, हम अलग से वीडियो बना देंगे। थैंक यू।